हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स आईएएस जेकेएएस। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू की है फॉर द जेकेएएस एग्जामिनेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द मिसलेनियस करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एज वेल एज ज्योग्राफी। टुडे आई एम हियर फॉर द component of polity regarding the previous year questions. Let's start with the first question. Question number 1. According to the 105th Constitutional Amendment Act, consider the following statements. 105th Constitutional Amendment Act को अगर हम समझें, so basically it has been acted as a restoration of the 102 Constitutional Amendment Act, जिससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो अपने वर्डिक्ट्स थे वो दिए थे, एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ रिस्पांस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर हम बात करें 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे, जैसे कि आर्टिकल 338 बी के तहत सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस जो थी वो बनाई गई थी, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला गया था। इसके अलावा आर्टिकल 342 ए की अगर हम बात करें, तो जो प्रेसिडेंट है, ही हैज द पावर टू कन्फर द सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरीज टू अ पर्टिकुलर क्लास, एज वेल एज इट हैज आल्सो गिवन द पावर्स टू द सेंटर. So the Supreme Court has interpreted that it has basically withdrawn the powers from the state governments. उसी चीज को सही करने के लिए 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो कहीं ना कहीं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किया गया था। हालांकि गवर्नमेंट रिमेन साइलेंट रिगार्डिंग द state powers in case of 102 constitutional amendment act, but as per the interpretation of the Supreme Court it has been withdrawn. So 105 constitutional amendment act जो है वो आर्टिकल 338 बी में भी चेंजेस लाता है, और आर्टिकल 342 ए में क्लॉज 3 जो है वो ऐड करता है. So let's look at the statements. This amendment seeks to restore the power of the state government to identify and specify socially and educationally backward classes, SEBC. That is the right statement. Second, it allows states to maintain a separate state list of SEBC reservation. That is also right. So the right answer is option C, both 1 and 2. Moving on to the next question. Shirur Mutt case judgment of 1954 which was recently in news was related to. देखिए, शिरूर मठ केस 1954 जो है वो काफी फेमस केस रहा है रिगार्डिंग द आर्टिकल नंबर 25 विच इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन. शिरूर मठ केस जो था उसमें पहली बार जो बात की गई थी, इट वाज रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द एसेंशियल प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू रिलीजन. अगर हम बात करें द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, इट इज देयर इन द ऑप्शन. थोड़ी सी अगर और बात करते हैं हम, तो द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द अदर ऑप्शंस. द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. अब कलरेबल लेजिस्लेशन होता क्या है? देखिए, कलरेबल लेजिस्लेशन जो होता है, मान लीजिए इफ द लॉ और इफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द जुडिशरी इन एनी वे प्रोहिबिट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक ए सर्टेन लॉ, तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी दूसरे तरीके से उस चीज को फुलफिल करने की कोशिश करती है इन एन इनडायरेक्ट वे. हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए एक छोटा सा बगीचा है जहां पर सेब लगे हैं और अलग अलग तरह के फ्रूट लगे हुए हैं, और वहां पर क्या है कि वो फ्रूट पेड़ से तोड़ना मना है. अब बच्चे बाहर अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो गड़ी गड़ी बॉल जो है वो अंदर जा रही है, और बॉल लेने के बहाने वो फ्रूट भी तोड़ के लेके जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं उसको कलरेबल लेजिस्लेशन के तौर पे हम समझ सकते हैं. सिमिलरली अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो वर्जित है, जो कि नल एंड वाइड मतलब किसी तरह से डिक्लेयर हो सकता है बाय द कोर्ट, लेकिन पार्लियामेंट या गवर्नमेंट क्या करती है, किसी तरह उसको इनडायरेक्टली इंप्लाई करने की कोशिश करती है, तो उसको कलरेबल लेजिस्लेशन बोल दिया जाएगा और उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा. पहली बार ये जो केस था इसकी चर्चा हुई थी केसी गजापति वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा केस में. केसी गजापति. सिमिलरली अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की, द लैंडमार्क केस ऑफ केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, it is related. And the other case, the doctrine of separation of power, there are two cases.
related to the doctrine of separation of power. One is the Raj Narayan versus Indira Gandhi 1975 and the other one is Keshwananda Bharati versus State of Kerala itself. So ये तीन केसेस जो हैं और जो तीन डॉक्ट्रिन्स जो हैं इनका लेना देना जो है पर्टिकुलर केसेस से है. पीछे वैसे भी डी जो है द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, it has been decided in the Shirur Math case, very famous. And who will decide the essential practices? The judiciary, the Supreme Court will decide the essential practices. Okay, let's move on to the next question. Question number 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अरेंज द फॉलोइंग ऑफिशियल्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वहां पर लिस्ट दी जाती है टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स और अपडेट के साथ, आप चेक कर सकते हैं वहां पे. अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की अगर बात हो रही है तो इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, यू नीड टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर है हमारे प्रेसिडेंट, उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद हमारे आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद गवर्नर्स आ जाते हैं. इस तरह से जो लिस्ट है वो धीरे धीरे प्रेसिडेंस जो है वो फॉलो ऑन होती है. अगर हम इसमें बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है इसमें. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें तो बेसिकली ही कम्स एट द 9th position और टेक्निकली 9A इन द लिस्ट. सिमिलरली अगर होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन की बात करें, इट कम्स इनटू द 7th position और टेक्निकली 7A. नाउ फर्स्ट हमें पहले दो पता है, तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए क्या है, हमें 2 पता है, 7 नीचे है अटॉर्नी जनरल और चीफ ऑफ स्टाफ जो 7 से ऊपर नहीं है. तो 2 1 2 1 ए और सी में से एक ठीक होगा. अब हम आगे चलते हैं. अटॉर्नी जनरल द चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ जनरल. अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करें, द प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज इन द 11th position and that of the chief staff of the holding rank of general, that is next to the attorney general in the 12th position. So the right answer is A. Quite a factual question. You need to look at the order of precedence again and again, only then you can remember it. इसको याद करने से भी कुछ इतना खास फायदा नहीं होगा. just learn some tricks कि किस तरह से इसको याद किया जाता है, and the tricks can be based on your personal approach only. Okay, let's move on to the other question. Question number 4. Identify the correct match of Indian parliamentary closure motions and their definitions. Closure motions की बात हो रही है. सबसे पहले तो 4 टाइप के होते हैं, चारों टाइप के लिखे हुए हैं. Now we need to look at the clauses or the definitions of the closure also. First, simple closure. It is one when a member moves that the matter has been sufficiently discussed and is now put to vote, which is the right statement. So first statement जो है वो तो सही है. Second, closure by compartments. Only important clauses are taken up for debate and voting, and intervening clauses are skipped over and taken as passed. Basically this is not the definition of the closure by compartments. This is the definition of the kangaroo closure. So this is the wrong statement. Moving on to the next statement. In this, clauses of the bill or a lengthy resolution are grouped into parts before the commencement of the debate. The debate covers the part as a whole and the entire part is put to vote. अगर यहाँ पर grouped into parts की बात हो रही है तो basically बात हो रही है closure by compartments की. तो दोनों statements क्या हो गई हैं, अदला बदली हो गई हैं. तो this is also the wrong statement. लास्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, गिलोटिन क्लोजर. इट इज वन व्हेन द अनडिस्कस्ड क्लॉजेज ऑफ द बिल और ए रेजोल्यूशन आर आल्सो पुट टू वोट अलोंग विद द डिस्कस्ड वंस ड्यू टू वांट ऑफ टाइम. अगर हम गिलोटिन क्लोजर की बात करें, दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ द गिलोटिन क्लोजर. एंड इफ यू विल लुक एट द नेचर ऑफ द ऑप्शंस, वेरी पॉपुलर इट हैज बिकेम नाउअडेज. which among the following which pairs are right? पिछली बार JKS में इस तरह का एक ही क्वेश्चन था पॉलिटी का. अगर हम यूपीएससी की बात करें तो इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार JKS का जो प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन है उसमें भी पेयर्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा मात्रा में आएंगे और हो सकता है एलिमिनेशन मेथड कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए. सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट. नाउ हियर कमिंग बैक टू द ऑप्शंस, only 2 statements. Option B is the right option. Moving on to the last question.
consider the following statements regarding the Chief Justice of India. The Union Minister of Law, Justice and Company Affairs would at the appropriate time seek the recommendation of the outgoing Chief Justice of India for the appointment of the next Chief Justice of India. It is the right statement. This is the procedure within the collegium system which is related to the second judge's case. So the statement is right. Second statement, whenever there is any doubt about the fitness of the senior most judge to hold the office of the Chief Justice of India, consultation with other judges as envisaged in Article 124 clause 2 of the Constitution would be made for the appointment of the next Chief Justice. आर्टिकल 124 की बात करें तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 कहता है देयर शैल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड आर्टिकल 124 क्लॉज 2 जो है वो सेम चीज कहता है जो यहां पर लिखी है. सो दिस इज द राइट ऑप्शन स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट, आफ्टर रिसीट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स विल पुट अप द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट. एक्चुअली यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जो है वो डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को कंसल्ट करते हैं एंड देन प्राइम मिनिस्टर रेफर्स टू द प्रेसिडेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली. सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता ही है दैट वी हैव लॉन्च्ड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस JKS एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस and it is available on the Wings IAS JKS application also. You can take a look at the application and you can decide for yourself whether it will be helping or not. All the solutions are given in a very quite apt manner, so you can take a good look. And for more such videos, subscribe the channel and don't forget to share and like. Thank you.